हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट क्लास की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हमारा आज फोर्थ क्लास है। तो फोर्थ क्लास में है यूनिट 3 परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक में पहले हम देख रहे हैं परमाणु के जो मेन सूत्र हैं परमाणु से संबंधित चैप्टर से। तो परमाणु मॉडल में सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था। थॉमसन के परमाणु मॉडल में बताया गया था कि दो तरह के कण पाए जाते हैं परमाणु में, ऋणात्मक आवेश के साथ और धनात्मक आवेश के साथ, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो क्लियर नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड उसके बाद मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल में ये तो बता दिया था कि केंद्र में नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिव आवेश होता है और पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में समाहित होता है। ये भी बता दिया था कि उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन किन कक्षाओं में घूमते हैं ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, कक्षाओं की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी। दूसरी ये बात, उसमें स्पेक्ट्रम क्लियर नहीं हो पाया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। और ये कहा गया था कि अगर कोई भी मैसिव पार्टिकल जब घूम रहा है तो उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है और उसमें एनर्जी लॉस होने के कारण एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए और एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी ड्रॉबैक्स को, इसी कमी को बोहर ने पकड़ा। बोहर ने कहा कि परमाणु के नाभिक में या परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कक्षाएं स्थायी होती हैं, स्थायी कक्षाएं कहलाती है। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षाएं। उन स्थायी कक्षाओं के लिए कंडीशन ये है, शर्त ये है कि उन कक्षाओं में उनका कोणीय संवेग J बराबर mv/r बराबर h/2π का n गुणज होना चाहिए, जहां n 1 2 3 इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। पहला हो गया। दूसरा है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या r बराबर होती है 1/4πε0 2ze²k, जहाँ z परमाणु क्रमांक और k है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। दूसरा है प्रकीर्णित कणों की संख्या n तथा परमाणु क्रमांक z में संबंध। परमाणु क्रमांक z और प्रकीर्णित कणों की संख्या में जो अनुपात होता है n प्रोपोर्शनल होता है z²। यह इसको लिख सकते हैं, अगर दो परमाणु क्रमांकों के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो n1/n2 बराबर z1/z2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है बोहर कक्षा की त्रिज्या। बोहर कक्षा की त्रिज्या, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, तो उसके लिए त्रिज्या r बराबर होती है ε0 h²/πme² n²। क्योंकि ये जो राशि है ये सारी की सारी क्या बनाएंगी, कांस्टेंट बनाएगी, इसलिए r प्रोपोर्शनल हो जाएगा n², यानी r अनुक्रमानुपाती n²। या जब दो कक्षाओं की त्रिज्याओं की तुलना करेंगे तो r1/r2 बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर होता है hc/E, जहाँ डेल्टा E है किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतराल। यानी अगर दो ऊर्जा स्तर हैं, ये इसका अगर ऊर्जा E1 है, इसकी E2 है, तो डेल्टा E होगा इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल या डिफरेंस। तो h लैम्डा बराबर होता है hc/E, या इसको लिख सकते हैं h की वैल्यू रखेंगे, प्लांक कांस्टेंट है, c की वैल्यू रखेंगे, प्रकाश की चाल है, और ये वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 12375/E एंगस्ट्रॉम। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर। nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं K, L, M इस तरह से होता है, तो ये नाभिक है। इसके nवीं कक्षा के लिए nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा
के लिए आता है En बराबर 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या En बराबर -RHc/n², जहाँ R रिडवर्क नियतांक है, इसको चूंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है RHc, तो E अनुक्रमानुपाती n² भी लिख सकते हैं। और जब दो ऊर्जा स्तरों की यानी n1 ऊर्जा स्तर और n2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अनुपात करेंगे या कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो E1/E2 बराबर आ जाएगा n2² नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल Vn Nv कक्षा के लिए Vn बराबर होता है Ze²/2ε0h × 1/n। ये सारी राशि क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए Vn अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Z/n, जहाँ Z उस परमाणु क्रमांक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है 1/λ बराबर R1/n1² - 1/n2²। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 5 श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, और उन 5 श्रेणियों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो प्रकाश के अलग अलग भागों में देखने को मिलता है। सबसे पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से, चाहे वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अप टू इन्फिनिटी, किसी भी ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 वे ऊर्जा स्तर में आता है, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, इस तरह से देखेंगे, ये इस तरह से ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये होता है लाइमन, ये होता है लाइमन श्रेणी, इस तरह से। तो पहले ऊर्जा स्तर में आने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, इस तरह से श्रेणी प्राप्त होती है, वो कहलाती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी अल्ट्रावायलेट या परावैंगनिक क्षेत्र में प्राप्त होती है। दूसरी है बामर श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी, चौथी, पांचवी अप टू इन्फिनिटी इस ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में वापस आता है, तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी, और ये प्राप्त होता है किसमें, दृश्य भाग में, विजिबल रीजन में। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आता है चौथी, पांचवी, छठी अप टू इन्फिनिटी V ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में, किसमें आता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में। तो तीसरे ऊर्जा स्तर में आने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो कहलाती है पाश्चन श्रेणी, और ये प्राप्त होती है अवरक्त में, इंफ्रारेड में, नियर इंफ्रारेड में। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आता है, कहाँ से, पांचवी, छठी, सातवीं अप टू इन्फिनिटी से, और इस तरह की जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है ब्रैकेट श्रेणी, और ये भी किस में पाया जाता है, अवरक्त में, इंफ्रारेड रीजन में। फुंड श्रेणी, फुंड में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी छोड़ता हुआ जब आता है, स्पेक्ट्रम शो करता हुआ, तो वो आता है पांचवी ऊर्जा स्तर में, कहाँ से, छठे, सातवें, आठवें अप टू इन्फिनिटी वे ऊर्जा स्तर से। तो इस तरह से जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो कहलाती है फुंड श्रेणी, और ये भी अवरक्त भाग में होती है, ये फार अवरक्त भाग में, फार अवरक्त भाग, दूर अवरक्त भाग, ये नियर, ये मेन अवरक्त भाग में। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है तरंग संख्या। तरंग संख्या, तो वेवलेंथ के व्युत्क्रम को कहते हैं तरंग संख्या। नेक्स्ट है नाभिक। नाभिक के लिए देख लेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत से बीटा कण की गति, बीटा कण का गतिज द्रव्यमान m बराबर होता है m0 1 - v²/c²। तो रिलेटिविटी के सिद्धांत से क्या होता है, गतिज द्रव्यमान, ये रेस्ट मास है, और 1 - v², ये बीटा कण की
का वेग है, ये प्रकाश की चाल है। तो मास क्या होता है, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मास क्या है, गति के साथ बढ़ता है, मास वेरिएशन होता है, गति के साथ बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है रेडियोएक्टिव विघटन की दर। कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ किस हिसाब से किस रेट से डीके हो रहा है वो कहलाता है विघटन की दर। तो विघटन की दर होती है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एन। डेल्टा एन है चेंज या विघटन कितना हो रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है, कमी कितनी आ रही है डेल्टा टी समय में, और ये है इसकी प्रारंभिक मात्रा, विघटन से पहले की मात्रा। इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर लैम्डा एन, जहाँ ये लैम्डा विघटन स्थिरांक है, लैम्डा विघटन स्थिरांक है। फिर आता है नेक्स्ट अर्धायु काल। अर्धायु काल किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का वह काल है जिसमें उसके पदार्थ की मात्रा विघटित होकर के आधी रह जाए, हाफ रह जाए। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन लैम्डा। फिर आता है विघटन काल। कितने समय में कोई पदार्थ विघटित होता है उस काल को निर्धारित करते हैं। टी बराबर एन इंटू टी हाफ, जहाँ एन किसकी है, अर्ध आयु कालों की संख्या है। टी हाफ अर्धायु काल है। नेक्स्ट है औसत आयु, टॉ तथा अर्धायु काल टी हाफ में संबंध। तो टॉ बराबर होता है, औसत आयु काल बराबर होता है 1.43 इंटू टी हाफ यानी अर्धायु काल। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप एन अर्ध आयु कालों के पश्चात अवशेष परमाणुओं की संख्या या मात्रा। इसको लिखते हैं n बराबर n0 1/2 की पावर n, जहाँ n विघटन के बाद पदार्थ की मात्रा है, n0 प्रारंभिक मात्रा है, और n है स्मॉल n है अर्ध आयुओं की संख्या, अर्ध आयु कालों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियनों की संख्या। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है न्यूक्लियन। नाभिक में कुल न्यूक्लियन, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग होता है। अर्थात ये हो गया परमाणु क्रमांक, या इसको हम लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ये इसका परमाणु भार है। परमाणु भार में से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या है परमाणु क्रमांक घटा दें तो ये आ जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो Z प्लस A माइनस Z ये नंबर न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, इनका योग कहलाता है न्यूक्लियनों की कुल संख्या नाभिक में। न्यूट्रॉन का विघटन, न्यूट्रॉन का विघटन, न्यूट्रॉन विघटन का मतलब नाभिक न्यूट्रॉन का टूटना। ये पॉजिट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक में, एक है बीटा कण और एक है न्यूट्रिनो। तो इस तरह से जो न्यूट्रॉन है वो विघटित हो जाता है पॉजिट्रॉन में, बीटा कण में और न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो एज एनर्जी काम करता है। यहाँ इसका 0 आना चाहिए, +1 -1 0, ऊपर 1 आना चाहिए, 0 0 +1 0 1। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों साइड का न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक बार और समझेंगे, +1 -1 0 0 आया, 1 है यहाँ, इधर 1 आना चाहिए, 1 + 0 1। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस है। इसके बाद है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार जब कोई भी मैसिव पार्टिकल प्रकाश की चाल के इक्विवेलेंट चाल से चलेगा तो वो क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी रिलेशन को बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E = mc², जहाँ m उस गतिमान पिंड का द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है और E है ऊर्जा। नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन, अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन। अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक
में 2 इकाई की कमी तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। जैसे मान लिया XZA में से एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। किसका? एक अल्फा कण निकलने से। दूसरा पॉइंट है बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। वहाँ कमी हो रही थी, यहाँ परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गामा कणों के उत्सर्जन से कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता, ना ही परमाणु भार में कोई परिवर्तन होता। तो X जब बाई में कन्वर्ट होगा गामा कण निकलने पर, तो परमाणु क्रमांक भी सेम है, परमाणु भार भी सेम है। युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट करके इनका एक पेयर, 2 कणों का पेयर या जोड़ा या युग्म बनाता है, इस घटना को बोलते हैं युग्म उत्पादन। एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटना और कणों का पेयर या जोड़ा बना देना कहलाता है युग्म उत्पादन। युग्म विनाश। युग्म विनाश में 2 एंटी पार्टिकल या अपोजिट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल करके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, विनाश कर देते हैं और इस तरह से एक ऊर्जा निकलती है फोटोन के रूप में Hν प्लस Hν। तो 2 फोटोन कण प्राप्त होते हैं ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा निकलती है, इस घटना को बोलते हैं युग्म विनाश। नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा। तो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा E बराबर होता है या EB बराबर होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा M द्रव्यमान क्षति है, C प्रकाश की चाल है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान और उस नाभिक का द्रव्यमान का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो होता है द्रव्यमान क्षति। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक होता है नाभिक के द्रव्यमान से, जिसको हम नाभिक का परमाणु भार भी कह रहे थे। नेक्स्ट है यदि डेल्टा M यानी द्रव्यमान क्षति की एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो बंधन ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए EB बराबर क्या करते हैं, 931 से द्रव्यमान क्षति को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन ऊर्जा। कब? जब द्रव्यमान क्षति AMU एटॉमिक मास यूनिट में दी हुई हो। इसके बाद है यदि द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में दी है, किसमें? किलोग्राम में हो, तो बंधन ऊर्जा EB बराबर हो जाएगा डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। नाभिकीय विखंडन, जब कोई भारी नाभिक विघटित होकर, अस्थायी भारी नाभिक विघटित होकर 2 स्थायी नाभिकों में बदल जाए तो यह घटना कहलाती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में अपार ऊर्जा पैदा होती है और इसमें क्या होता है, जैसे यूरेनियम 92-235 प्लस 0N1 न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है जब यूरेनियम पर, तो यूरेनियम 2 स्थायी नाभिकों में बेरिलियम और क्रिप्टन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे और अपार ऊर्जा प्राप्त होगी। यहीं से बनती है नाभिकीय चेन रिएक्शन, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ 3 बनेंगे, ये 3 अगले 3 यूरेनियम नाभिकों को तोड़ेंगे, फिर 9 प्राप्त होंगे, 9 से 27, फिर 81। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक निश्चित क्रम में बढ़ना एक चेन बना देता है, एक श्रृंखला बना देता है और यहीं से बनती है श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको नियंत्रित कंट्रोल करके नाभिकीय रिएक्टर में
क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होने वाली क्रिया है। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा इसी क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसमें क्या होते हैं, हल्के नाभिक आपस में मिल करके बड़े नाभिक बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे इसमें पॉजिट्रॉन के 4 नाभिक, 1h1 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 पॉजिट्रॉन के 4 नाभिक आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक बड़ा नाभिक हीलियम का बनाएंगे। 2 इसमें पॉजिट्रॉन प्राप्त होंगे, 2 न्यूट्रिनो प्राप्त होंगे और एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के लिए ये रिएक्शन उत्तरदायी है। नाभिकीय संलयन द्वारा ही वहाँ पर क्या होते हैं, हल्के नाभिक हाई टेम्परेचर पर आपस में मिलते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।